हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। पार्ट सेकंड आज हमारा रहेगा जिसमें हम प्लास्टिक्स, रबर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, प्रीवियस सेशंस अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप हैं। इस समय आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के। मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस को अटेंड करें। और मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी जीएस के लिए जो है वो सेशंस अटेंड करना चाहते हैं वो अब स्पेशल क्लासेस में मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस को अटेंड करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ स्पेशल क्लासेस में मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस भी अल्टरनेटिवली कवर की जाएंगी। ऑलराइट। उसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहेंगे आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक साल या उससे ऊपर के प्लान्स को सब्सक्राइब करें, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट रहेगा आपके लिए। ऑलराइट। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, जितना भी आप टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस आपको दिया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप कॉम्बो ऑफर्स को सब्सक्राइब करें। कॉम्बो ऑफर्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट फॉर यू। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, चौहान सर हिस्ट्री। नेवरदिलेस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आप एक साल या उससे ऊपर के लिए ले सकते हैं, राइट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के इन प्लान्स के साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जागृति अवस्थी जी ने सिक्योर करी है ऑल इंडिया रैंक सेकंड। उसके अलावा और भी बहुत सारे अनअकैडमी के लर्नर्स हैं जिन्होंने AIR 9th 10th 13 14 16 एंड 20 जैसे कि सिक्योर किया है इस बार के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में, राइट। 2020 वाले फर्स्ट से लेकर 20 रैंक्स के बीच में 7 लर्नर्स अनअकैडमी के रहे, 21 से 100 के बीच में 20 लर्नर्स अनअकैडमी के रहे, और 101 से 761 के बीच में 142 लर्नर्स अनअकैडमी के रहे। कहना मैं ये चाहता हूं कि इस बार 169 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्रैक किया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, और वो लर्नर्स रहे अनअकैडमी के। आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक प्लान्स को। ऑलराइट। दीज आर द नेम्स ऑफ द टॉप रैंकर्स जिन्होंने 50 के अंडर जो है वो रैंक सिक्योर करी, एंड दे वर दी लर्नर्स ऑफ अनअकैडमी। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 20 बुक्स का सेट, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 यानी कि 100% मेंस का सिलेबस जो है वो कवर किया जा रहा है, राइट। हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, यूपीएससी CSE के टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होंगे और अपडेटेड होगा ये विद द करंट अफेयर्स, राइट। 10,000 इसकी वर्थ है, लेकिन अगर आप एक साल या उससे ऊपर का प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको साथ में प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा अगर आप प्लस या आइकॉनिक प्लान्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और एक साथ पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर। हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप इस लिंक को चेकआउट जरूर करें और एक बार लोन के प्रोसीजर से गो थ्रू हो जाए। ऑलराइट। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस और 2 ईयर के बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, और 18 अक्टूबर से मिशन AIR 1 बैच शुरू होने जा रहा है, राइट। इस बार हम सेकंड रैंक सिक्योर कर सके। नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा ये मिशन है कि हमें फर्स्ट रैंक सिक्योर करनी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जिसके लिए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप प्लस एंड आइकॉनिक प्लान्स के साथ सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स के साथ और अपनी जर्नी जो है वो थॉरली शुरू करें। ऑलराइट। उसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट अनअकैडमी का अवेलेबल है, जैसे कि फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी चुनौती 2.0 अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री, और वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेस शुरू हो चुके हैं। मेक श्योर कि आप उन बैचेस के साथ जरूर जुड़ें। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी का, यूपीएससी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। 4 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। मेक श्योर यू एनरोल बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज Chauhan_sir_history। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हमें
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आगे बढ़ाना है। तो मैंने आपको कार्बन के बारे में क्या बताया था कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, राइट। दैट मीन्स कार्बन के पास 4 हाथ हैं और इन चारों हाथों से वो दोस्ती करता है ना। किस तरह की दोस्ती? वो एक शेयरिंग टाइप की दोस्ती करता है। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन आए एक इलेक्ट्रॉन लेकर, राइट, सो वो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट कर लेगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हेंस बोथ विल अचीव अ कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू द नोबल गैसेस, जिससे ये दोनों ही खुश हो जाएंगे और एक कोवलेंट बॉन्ड हमें यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। तो मैंने पिछले टॉपिक में आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कार्बन की, और कार्बन के क्या बोलते हैं जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है। उसके अलावा कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, राइट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बताया था कि कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कार्बन बेस्ड जो है वो और किस तरह के हमें कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेली, राइट। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी कहानी आज की प्लास्टिक्स के साथ, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या है? आपने देखा होगा हम जो है वो हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये पेन है, इस पेन की बॉडी जो है वो प्लास्टिक से बनी है, राइट। उसके अलावा हम सामान को उठाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, रैप करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की केसिंग रहती है, अगर मेटल की ना हो तो, राइट। सो प्लास्टिक जो है वो हमारे आसपास हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हम प्लास्टिक को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत मतलब हेल्पफुल प्रोडक्ट भी है, बट साथ ही ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस भी है नेचर के लिए, ठीक है। बट डिजास्टर वाला पार्ट हम डेफिनेटली जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर जो है वो प्लास्टिक द्वारा कॉज्ड पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हमें बेसिक समझने हैं प्लास्टिक के, ठीक है। नाउ प्लास्टिक इज अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ, प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल है, ठीक है। एक मटेरियल है जिससे आप फर्दर मतलब डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं, है ना। कंसिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बनता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बताई थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन बेस्ड हैं, राइट। कार्बन बेस्ड हैं और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो, या कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो, कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा हो, राइट, या कार्बन के साथ जो है वो क्लोरीन जुड़ा हो, तो कार्बन बेस्ड आपको जितने भी कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। क्लासिकल सेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को माना जाता था ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। बट यूरिया का लैब में सिंथेसिस हो जाने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की समझ जो है वो हमारी डेवलप हुई, और अब हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर समझ ये है कि वो सभी कंपाउंड्स जो कि कार्बन बेस्ड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कह सकते हैं। बहुत मोटी मोटी डेफिनेशन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो कैटिनेशन करता है, दैट मीन्स लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। कार्बन के पास 4 हाथ हैं, तो कार्बन जो है वो अपने हाथ सभी के तरफ बढ़ाता है दोस्ती के लिए। तो कार्बन के साथ क्लोरीन भी जुड़ जाता है, कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है, नाइट्रोजन भी जुड़ जाता है, ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है, सल्फर भी जुड़ जाता है, फ्लोरीन भी जुड़ जाता है, राइट। सो कार्बन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन जो है वो करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ these organic compounds are present in living beings, nevertheless we can always synthesize them in laboratories, या उनको हम artificially synthesize कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक वाइड रेंज जो कि सिंथेटिक हो सकती है या सेमी सिंथेटिक हो सकती है, यानी कि सम ऑफ देयर पार्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस एंड सम ऑफ देयर पार्ट्स आर, या सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर created in laboratories, artificially created in laboratories, that are malleable and can be molded into solid objects, right। malleable है, malleable and ductility मैंने आपको बताया था कि are properties of physical properties of metals. Metals are malleables as well as they are ductile. Non metals are brittle in nature. अगर आप non metals को पीटेंगे, if you will hit a non metal, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पीसेस, यानी वो क्रश हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा, राइट, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स नॉन मेटल्स जो है वो अगर सॉलिड है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो लिक्विड और गैशियस फॉर्म में हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं, राइट।
नेवरदलेस ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैसे, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पर बेस्ड हो सकते हैं, बट डेफिनेटली उनका कोर जो है वो कार्बन और अदर नॉन मेटल्स में छुपा होगा, राइट। उनसे हमें मेलिएबल मटेरियल मिलता है एक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सिंथेसिस जो है वो नेचुरली या सेमी सिंथेटिक मेथड्स या सिंथेटिक जो है वो आप उनका मतलब आर्टिफिशियली आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मेलिएबल है और उनसे आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मेलिएबल का मतलब इफ यू बीट दैट मटेरियल इट विल टर्न इनटू शीट्स। आप उनको अगर पीटेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी प्लास्टिक का अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, अगर आप उसे पीटेंगे तो आप देखेंगे कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन प्लास्टिक्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर मेलिएबल। उसके अलावा हम उनसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये पेंसिल, जैसे कि ये पेन की बॉडी है, ये प्लास्टिक की है, ठीक है। तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना। नाउ प्लास्टिक्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एंड आर वेरी टफ। नाउ प्लास्टिक से हम सॉलिड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? प्लास्टिक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप ये मान के चलिए कि दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। लॉन्ग चेन्स रहेंगी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इन लॉन्ग चेन्स को अगर आप थ्रेड में कन्वर्ट करके इनको आपस में वीव कर दे, ठीक है, इस तरह से, तो भी आपको प्लास्टिक जो है वो मिल जाएगा। नेवरदलेस क्रॉस लिंक्ड है, दैट डजंट मीन कि वो हमेशा एक इस तरह का एक ग्रिड पैटर्न बनाएंगे। दे आर क्रॉस लिंक्ड मतलब जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक सर्टेन कोई पॉलीमर है, उसके साथ एक दूसरा पॉलीमर जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा पॉलीमर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उनकी शेप जो है वो इस तरह से रैंडम हो सकती है, डजंट मीन कि वो एक ग्रिड पैटर्न में होंगे। इस तरह रैंडम शेप्स हो सकती है डिफरेंट पॉलीमर्स की, क्रॉस लिंक्ड होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एंड आर वेरी टफ, दैट इज व्हाट मेक्स देम टफ, ठीक है, उनकी क्रॉस लिंकिंग। बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड क्यों है ना, कोई भी मटेरियल जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर में क्यों है? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट आर कीपिंग देयर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, दैट इज व्हाई दे हैव अ definite shape. So most of the organic compounds or the non-metal compounds are either in form of crystals, right, or majoritarily they are in form of liquids or gases. But since their fibers or उनके polymers जो है they are cross linked, they have certain rigidity in them, that is why they can form solid objects, because कुछ उनकी इस क्रॉस लिंक्ड होने की वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेटल्स जितने तो नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स जितने तो नहीं है, ठीक है, बट नेवरदलेस दे आर closely packed to each other, rather they are closely interlinked with each other, ठीक है। मेटल्स की तरह अगर आप एक मेटल का पीस लें, एक प्लास्टिक का पीस लें, सेम फोर्स से अगर आप दोनों को हैमर डाउन करेंगे या पीटेंगे तो मेटल की शेप में चेंज कम आएगा एज कंपेयर टू प्लास्टिक। बोथ आर सॉलिड्स बट प्लास्टिक्स आर डेफिनेटली आप बोल सकते हैं सॉफ्टर देन मेटल्स, ठीक है, और अलॉयज फॉर दैट मैटर, राइट। सो आई होप ये पॉइंट जो है वो प्लास्टिक के बारे में क्लियर हुआ होगा। केमिकली प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दो तरह के प्लास्टिक्स हमें मिलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, जुड़े रहिए, मैं आगे आपको समझाता रहूंगा। थर्मो प्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग के बीच में सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल जो है वो बन सकता है बहुत आसानी से। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, अब इनका जो नाम है ना, यहीं से ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती हुई आपको मिल जाएगी। देखिए कैसे। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर टू सेपरेट क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स। अगेन अनदर टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर, पॉली वर्ड का मतलब आ गया यानी कि मोर देन टू, दो से ज्यादा है, राइट। सो अगर कोई एक मॉलिक्यूल है ना, कोई भी किसी भी एक मतलब कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, उसको अगर आप मतलब सेम मॉलिक्यूल्स को अगर आप जोड़ते चले जाएं, उनको लिंक करते चले जाएं, और आपको अगर एक लॉन्ग चेन ऑफ दैट सिंगल मतलब नॉट सिंगल बट सेम मॉलिक्यूल की अगर आपको एक लॉन्ग चेन मिलती है, तो आप उसको बोलते हैं एक पॉलीमर बना दिया यहां पर, है ना।
और उस सिंगल मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे मोनोमर, ठीक है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, राइट। तो वो सिंगल हो जाएगा मोनोमर, और उसकी अगर एक लॉन्ग चेन आपने फॉर्म कर दी, एंड दिस चेन, ये जो सारे मोनोमर्स हैं ये आपस में केमिकली बॉन्डेड है ना, ये किसी तरीके का किसी मतलब केमिकल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, किसी और तरीके के बॉन्ड से या फिजिकल बॉन्ड से नहीं जुड़े हुए, यानी कि वेंडरवाल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से नहीं जुड़े हुए, बट केमिकली बॉन्डेड है, एंड मोस्टली दे आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। आज मैं आगे आपको समझाऊंगा, डिफरेंट पॉलीमर्स दिखाऊंगा आपको। तो थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, दैट मीन्स ओवरऑल सभी प्लास्टिक्स जो हैं वो क्या हैं, वो पॉलीमर्स हैं, ठीक है। पॉलीमर हैं दैट मीन्स कोई एक मोनोमर रहा होगा, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल रहा होगा, उसको उन्होंने आपस में जोड़ दिया, उसकी एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर दी, दैट गेव अस द पॉलीमर, एंड दैट पॉलीमर इज नथिंग बट, वो पॉलीमर जो है वो प्लास्टिक कहलाएगा, ठीक है। क्यों प्लास्टिक कहलाया आगे बताऊंगा। नॉट ऑल द पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, बट ऑल द प्लास्टिक्स आर पॉलीमर। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट को फिर से सुनिए। नॉट ऑल द पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, बट ऑल द प्लास्टिक आर पॉलीमर्स। दैट मीन्स पॉलीमर्स जो है वो एक सुपीरियर कैटेगरी है, आप मान सकते हैं। पॉलीमर्स जो है वो फर्दर कई हिस्से में आप बांट सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स आपको प्लास्टिक के फॉर्म में भी मिलेंगे, आपको रबर के फॉर्म में भी मिलेंगे, राइट, आपको सोप के फॉर्म में भी मिलेगा, आपको डिटर्जेंट के फॉर्म में भी। आगे बताऊंगा सोप और डिटर्जेंट के फॉर्म में कैसे मिलता है, ठीक है, या मिलता है या नहीं मिलता है, क्यों आप उसे पॉलीमर कह सकते हैं, राइट, या मतलब ऑलमोस्ट पॉलीमर किस तरह कह सकते हैं। बट पॉइंट ये है नेवरदलेस कि पॉलीमर्स, plastics are polymers but not all polymers are plastic. So that means plastic is a material which shows a certain physical property, ठीक है। दैट इज वट, मतलब जो आगे हम रबर को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह रबर एंड प्लास्टिक बोथ आर पॉलीमर्स, बट प्लास्टिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है और रबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। प्लास्टिक की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या समझी अभी तक हमने, कि वो मेलिएबल है और उससे सॉलिड ऑब्जेक्ट बन सकती है, ठीक है। वेराज रबर के अंदर हमें सर्टेन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। इलास्टिसिटी का मतलब अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे उसकी टेंडेंसी रहेगी टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है। बट प्लास्टिक के केस में अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच ही रह जाएगा। वो इलास्टिसिटी वाला फैक्टर जो है वो प्लास्टिक्स के अंदर ना नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड रबर्स। नेवरदलेस बोथ ऑफ दीज आर पॉलीमर्स। ध्यान रखना है आपको, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पर घुमा फिरा कर सवाल बन सकते हैं। नाउ which are differentiated based on their behavior in the presence of heat. Now different type of plastics जो हैं वो क्या हैं, they are polymers, but plastics की दो टाइप्स हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर विद हीट, कि हीट के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। नाउ द मटेरियल difference between the two is thermoplastics can be remelted and reshaped while thermosets plastic remain in a permanent solid state once hardened। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उसे हीट किया, एक थर्मोप्लास्टिक को अगर आपने हीट किया है तो आप उसको रीशेप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बॉल्स थे बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है, आपने उसे हीट किया एंड यू फॉर्म, मतलब बॉल्स थे सॉलिड, छोटे छोटे जो है वो ग्रेनुल्स थे, या बोल लीजिए छोटी छोटी बीड्स थी आपके पास किसी एक थर्मोप्लास्टिक की। आपने उसको हीट किया, वो मेल्ट हो गया, और फिर आपने उसको एक मोल्ड में डाला और आपने उससे एक बॉटल का जार बना लिया, सॉरी प्लास्टिक का जार बना लिया, या प्लास्टिक की बॉटल बना ली, चलिए, ठीक है। सो ऐसा प्लास्टिक जिसको आप हीट करके रिशेप कर सकते हैं इज नोन एज अ थर्मोप्लास्टिक। ये यहां पर सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, आपने इसको हीट किया, इतना हीट करना है कि वो मेल्ट हो जाए, इतना नहीं हीट करना है कि वो जल जाए। क्यों? क्योंकि नेवरदलेस दीज आर पॉलीमर्स मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होते। उनके सॉलिड होने का एकमात्र या सॉलिड होने का कारण जो है क्या है, उनकी लॉन्ग पॉलीमर चेन जो कि इंटरलिंक्ड है, इस वजह से वो सॉलिड है ना। उनके
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं होते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में आयनिक एंड तो होता ही नहीं है ना, उसमें आयन फॉर्म नहीं होते, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग नहीं बना पाते। इनकी रिजिडिटी या इनकी स्ट्रेंथ जो है वो इनके फाइबर्स के एंटेंगलमेंट पर डिपेंड करती है, या पॉलीमर्स कितना जो है वो क्रॉस लिंक्ड है आपस में, राइट। सो दैट मीन्स आप अगर इसे हल्का सा हीट करेंगे ये मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा हीट करेंगे तो इट विल स्टार्ट टू बर्न, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक को आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो मेल्ट होने लग जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस है, अगर आप उसे हाथ में रब करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, बट उसको अगर आप डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इट इज हार्ड, इट कैन फॉर्म, मतलब इट कैन गेट अ सॉलिड, क्या बोलते हैं, स्टेट। प्लास्टिक्स कैन गेट अ सॉलिड स्टेट, बट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉलिड्स। कैसे सॉलिड्स? जैसे कि मेटल हो या आयनिक कोई कंपाउंड हो, उस उनके जितनी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं है, राइट। Now the material difference between the two is thermoplastic can be remelted and reshaped while thermoset plastics, ठीक है, अब thermoset plastic remain in permanent solid state once hardened। आपने एक थर्मोसेट प्लास्टिक जो है वो क्रिएट किया, वो लिक्विड में है आपके पास। एक बार आपने उसको सॉलिड कोई शेप दे दी, मान लीजिए एक बार आपने उसको एक सॉलिड शेप दे दी, आप उसको फिर से मेल्ट करके जो है वो सॉलिड, मतलब उसको रिशेप नहीं कर पाएंगे। आप जब उसे मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डीजेनरेट हो जाएगा, वो या तो जल जाएगा या तो अपनी वो केमिकल कॉम्पोजिशंस खो देगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू दी केमिकल कॉम्पोजिशंस, राइट। याद है ना आपको, मैंने केमिस्ट्री में पहले ही बताया था बिल्कुल बेसिक में, कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनका बेसिस कहां से है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस में है, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक सेटिंग्स कैन गेट रिशेप्ड अपॉन हीटिंग, बट थर्मोसेटिंग में आपने एक बार लिक्विड से सॉलिड बना दिया तो आप फिर उसको सॉलिड से लिक्विड बनाकर, मतलब उसको फिर आप रिशेप नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप उसे हीट करेंगे तो इट विल लूज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, या केमिकली जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा वो, राइट। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ध्यान रखना है आपको, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, thermoplastic materials have low melting points while thermoset plastic product can withstand a high temperatures without losing austerity, ठीक है ना। थर्मोसेट प्लास्टिक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्मोसेट प्लास्टिक को हाथ से रगड़ेंगे तो वो थर्मोप्लास्टिक की तरह पिघल जाएगा, ठीक है, नहीं। इट कैन विथस्टैंड अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक, बट वंस दैट टेम्परेचर इज रीच्ड, जहां पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, उधर उसकी केमिकल जो है वो प्रॉपर्टीज या केमिकली वो डिफॉर्म हो जाएगा, या केमिकल चेंजेस उसमें आ जाएंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या है, हीट करने पर बिलो दी मतलब पॉइंट कि जहां पर वो जलना शुरू हो जाए, उससे कम टेम्परेचर पर अगर आप हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। It has a low melting point. Thermoset plastic is a high melting point, but once it reaches its high melting point, वहां पर इसमें chemical deformities आ जाएंगी। That means it will lose its chemical properties. Thermoplastic only changes, या thermoplastic upon heating below or around its melting point only changes its physical state, not the chemical composition। ध्यान देंगे, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, राइट। नाउ एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स क्या क्या है देखते हैं। रेगुलरली यूज करते हैं हम इन थर्मोप्लास्टिक्स को, जैसे कि पॉलीइथाइलीन, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक है पॉलीइथाइलीन, जिसको हम कॉमन भाषा में बहुत प्यार से बोल देते हैं पॉलीथीन, ठीक है। सो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि इथीन, ई सफिक्स कब इस्तेमाल किया जाता है, जब कार्बन के बीच में क्या होंगे, दो बॉन्ड होंगे, है ना, दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होंगे, यू विल कॉल इट इथीन। और इथ कब वर्ड यूज किया जाता है, जब दो कार्बन होंगे, है ना, मिथ के लिए 1, इथ के लिए 2, प्रोप के लिए 3, या क्या बोलते हैं 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, याद होगा। सो इथइन, तो इथइन क्या है, दिस इज इथीन, या इथाइलीन आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है।
सो दिस इज इथीन। अब इथीन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है वो डबल बॉन्ड है। सो इसका क्या करना है हमें, पॉलीमराइजेशन। पॉली वर्ड लग गया यहां पर इसके आगे, दैट मीन्स इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट हुए हैं और बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हैं। सो इफ दिस इज एन इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको अगर आप पॉलीमराइजेशन इसका करते हैं, सो यू विल गेट पॉली इथीन। दिस इज पॉलीथीन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब ये जो N लिखा है, N का मतलब कि N नंबर ऑफ टाइम्स ये मॉलिक्यूल जो है वो मतलब जुड़े होंगे आपस में। दैट मीन्स टू द राइट एंड टू द लेफ्ट दोनों साइड किस तरह जुड़े होंगे मैं आपको बताता हूं। राइट, मान लीजिए ये इस तरह जुड़ा है, एच एच सी, एच एच सी, एच एच सी, एच एच सी, एच एच, ये एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल इट अ पॉलीइथीन। अब ये जो डबल बॉन्ड है आप देख रहे हैं यहां पर, ये डबल बॉन्ड टूट गया इन ऑर्डर टू फॉर्म पॉलीइथीन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस पॉलिमराइजेशन में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द पॉलीमर चेन, और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एन के साथ। ठीक है, दिस इज पॉलीइथीन। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये इथीन जैसा ही एक कंपाउंड है, बिल्कुल एक स्लाइट छोटा सा चेंज है कि यहां पर हाइड्रोजन है और इधर जो है वो क्या है, क्लोरीन है। तो इसका पॉलीमर क्या होगा, इसका पॉलीमर होगा कार्बन, यहां हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन एंड सो ऑन। दिस इज पोलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं पीवीसी। और पीवीसी की आपने पाइप्स घरों में लगी हुई देखी होंगी। ठीक है, ड्रेनेज के लिए पाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं या वाटर सप्लाई के लिए पीवीसी की पाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं। सो दैट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट्स अ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीइथीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, हमारे मतलब पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है पॉलीइथीन, बैगेज के लिए इस्तेमाल होता है पॉलीइथीन, और भी कई यूजेस हैं पॉलीइथीन के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टेफ्लॉन इज अगेन अ थर्मोप्लास्टिक। नाउ टेफ्लॉन जो है वो एक आप कह सकते हैं कि काफी सारे तरह के थर्मोप्लास्टिक्स का एक कॉमन नेम है टेफ्लॉन, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टेफ्लॉन है वो है आपका ये चारों साइड, चार हाथ हैं ना इसके, ठीक है, चारों साइड अगर फ्लोरीन लगा हो, सो दिस इज नोन एज टेफ्लॉन। ठीक है, और इसका मतलब दिस इज एक्चुअली नॉट टेफ्लॉन, बट ये क्या है, आप इसका केमिकल नेम जो है वो आप मुझे बता सकते हैं, टेट्राफ्लोराइड है ना, चार फ्लोराइड जुड़े हुए हैं। सो इथीन है, टेट्राफ्लोराइड है, आप इसका केमिकल नेम जो है वो मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आप जानते हैं तो। इसका पॉलीमर कैसा बनेगा, जैसा सेम यहां पर बना है वैसा ही सेम जो है उसका पॉलीमर बनेगा। राइट, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, राइट, एंड n टाइम्स, दिस इज टेफ्लॉन। एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या क्या है देखते हैं। बैकेलाइट एंड टेरिलीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, बैकेलाइट एंड टेरिलीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको थर्मो प्लास्टिक्स के एग्जांपल पता चले होंगे, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, पॉलीथीन जो है वो जो पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं हम बैगेजिंग एंड पैकेजिंग के लिए, राइट, और टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपने सुना होगा टेफ्लॉन कोटेड जो है वो बर्तन है, जो तवा है खास तौर पे, टेफ्लॉन कोटेड कोटेड जो है वो फ्राइंग पैन्स, यानी कि वो खाने को चिपकने नहीं देता। टेफ्लॉन की लेयर जो है वो लगाई जाती है यूटेंसिल्स या कुकिंग यूटेंसिल्स के, कुकिंग बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन की लेयर लगाई जाती है ताकि खाना जले और चिपके ना। ठीक है ना, जलने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर जल गया तो चिपके ना। ठीक है, नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैकेलाइट। और बैकेलाइट को आपको इसलिए ध्यान रखना है बिकॉज इट इज द अर्लीस्ट प्लास्टिक फॉर्म, राइट, या अर्लीस्ट कहने से बेटर रहेगा कि द वेरी फर्स्ट आर्टिफिशियली जो प्लास्टिक बनाया गया है
वो कौन सा है? बैकलाइट। 1900s का जो पहला डेकेड है उसमें बैकलाइट फॉर्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन में बैकलाइट का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया गया। बैकलाइट जो है वो हाई रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो जो इस समय 1900s के शुरुआत में बिजली की तारें बिछ रही थी, या मोटर्स मतलब गाड़ियां वगैरह या टैंक्स वगैरह जो बनाए जा रहे थे, वेपन्स वगैरह जो बनाए जा रहे थे, टेलीफोन में, मतलब हर जगह वायरिंग करने के लिए, यानी कि इंसुलेशन की जगह इंसुलेटर्स की तरह जो है वो बैकलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्विच बोर्ड्स में, बहुत ही पुराने गांवों में, घरों में अगर आपने वो फ्लिपिंग स्विच बोर्ड देखे होंगे ना काले से रंग के, चांसेस आर दैट कि वो बैकलाइट से बने हो। तो बैकलाइट इज द फर्स्ट प्लास्टिक जो कि मतलब लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया, राइट। उसके अलावा टेरिलीन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेरिलीन का इस्तेमाल आप मुझे बताएंगे कमेंट में कहां किया जाता है। बहुत ही कॉमन जो है वो प्लास्टिक है टेरिलीन, राइट। आप मुझे बताएंगे टेरिलीन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, और मैं इस सवाल का जवाब जो है वो आज के सेशन के लास्ट में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रबर्स। कार्बन बेस्ड है, देखिए ये भी कार्बन बेस्ड है, राइट, और ये भी कार्बन बेस्ड है, रबर भी। एंड रबर और प्लास्टिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। प्लास्टिक के पास जो है वो मतलब रबर जैसी इलास्टिक स्ट्रेंथ नहीं होती है ना। रबर कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ प्लास्टिक में भी इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी। दैट मींस इफ यू डिफॉर्म इट द टेंडेंसी क्या रहेगी उसकी कि रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सो रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टोमर टाइप ऑफ पॉलीमर। इलास्टोमर का मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसको अगर आप डिफॉर्म करेंगे, आप स्ट्रेच करेंगे, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की। that type of polymer is known as an elastomer polymer. Nevertheless, rubbers are also polymers, where polymer has the ability to return to its original shape after being stretched or deformed. रबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल और सिंथेटिक। दो तरह के रबर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर देखते हैं ये क्या है। इट इज एन एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर that is obtained as a milky white fluid known as latex from the tropical rubber tree. So जो नेचुरली अकरिंग या अब तो उगाया भी जाता है, बट अदरवाइज शुरुआत में तो नेचुरली अकरिंग ही रहा होगा। रबर ट्री की ट्रंक में से व्हाइट कलर का एक विस्कस, हाईली विस्कस लिक्विड निकलता है, ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि हनी की तरह। उसको कहा जाता है लेटेक्स। उस लेटेक्स से नेचुरल रबर जो है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। वो लेटेक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। और इस आइसोप्रीन का अगर आप पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, यू विल गेट दी नेचुरल रबर, ठीक है। तो आइसोप्रीन बेसिकली है क्या? आइसोप्रीन इज 2 मिथाइल, ठीक है। आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आपने 11th-12th में साइंस पढ़ी है, या 10th में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स पर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 2 मिथाइल एंड 1,3 एक सेकेंड ब्यूटाडाइइन। अब ये 1,3 आप ब्यूटा के बाद भी लिख सकते थे या उससे पहले भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्ट करता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। सो 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन का दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसोप्रीन। और 2 मिथाइल यानी कि सेकंड पर, ठीक है। नोमेनक्लेचर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने कार्बन हैं। तो ब्यूटा वर्ड इस्तेमाल हुआ, दैट मींस 4 कार्बन है, ठीक है। तो आप 4 कार्बन पहले बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड्स कहां कहां है ना। ईन है, ईन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। और तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन है। कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट और थर्ड कार्बन? उसके अलावा और क्या क्या लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड पर मिथाइल लगा है, दिस इज मिथाइल CH3, ठीक है। अगर सेकंड पर मिथाइल लगा है, आप सेकंड यहां पर भी लगा सकते थे, इस पर भी, आप इस पर भी लगा सकते थे, दोनों साइड। सेकंड पर मिथाइल लगा है तो पहले पर डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए जहां जहां पर बाजुएं बची हो। तो 1 2, ठीक है, 3 और 4 हो गए इसके कंप्लीट। 1 2 3 और चौथा इसके साथ जुड़ेगा। 1 2 3 और एक आ गया हाइड्रोजन इसके पास,
और 1 2 3 और 4, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन के मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर आईयूपीएसी नेम फॉर आइसोप्रीन, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, राइट। सो इसका पॉलिमराइजेशन किया आपने। पॉलिमराइजेशन करने का मतलब क्या हुआ, वही सिंपल कि ये एक चेन है, सो डबल बॉन्ड टूट गया यहां पर, ठीक है। इसके पास CH3 बचा, ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड CH, एक H ऊपर एक H नीचे और N, राइट, एक H ऊपर और एक H नीचे, N टाइम। सो दिस इज polyisoprene. Polyisoprene is nothing but natural rubber, right? Polyisoprene formed after isoprene. Such reaction is मतलब कहने का मतलब कि पॉलीआइसोप्रीन फॉर्म्ड होता है आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन के बाद। तो आपको इतना केमिकल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे काम करता है, इसीलिए ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया। नेवरदलेस हमें इतना डिटेल में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नहीं एंटर करना होता, ठीक है ना। बट आपको नेचुरल रबर पता होना चाहिए कि किससे बना है, आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बना है, और आइसोप्रीन क्या है आपका, 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है, दैट इज आइसोप्रीन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सिंथेटिक रबर के पास, ठीक है। समझ आया ना आपको, आइसोप्रीन इज व्हाट, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड मिथाइल सेकंड पर है, ठीक है, थर्ड पर फिर डबल बॉन्ड है, देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे आप तो डबल बॉन्ड जो टूट जाएंगे, ठीक है, CH3 रहेगा बट ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट, 1 2 3 और एक H यहाँ पर, CH ऊपर H नीचे, एंड दिस इज हाउ पोलीआइसोप्रीन इज लिंक्ड, राइट। और ये n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स मतलब कि अनलिमिटेड जो है वो जुड़ जाएंगे आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स, एंड इट विल फॉर्म पॉलीआइसोप्रीन, दैट इज नोन एज नेचुरल रबर। थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइसोप्रीन याद रखें, अगर आप आइसोप्रीन याद रखें उतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक रबर। दिस वाज नेचुरल रबर, लेटेक्स में आइसोप्रीन होता है, बट सिंथेटिक रबर वी कैन ऑलवेज क्या बोलते हैं, फॉर्म सच केमिकल कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी दैट कैन शो द इलास्टोमर, क्या वो इलास्टोमर टाइप ऑफ पॉलीमर जो है वो बनाए जा सकते हैं लैब्स के अंदर भी। देखते हैं कौन कौन से। दीज रबर बेयर पॉलीमर्स, ठीक है, तो पॉलीमर्स तो डेफिनेटली है इनमें, prepared in laboratory which have properties similar to natural rubber, right? That means they are elastomers. For example, neoprene is a synthetic polymer obtained from polymerization of chloroprene, ठीक है। Now chloroprene is similar to isoprene, ठीक है, आइसोप्रीन के सिमिलर है क्लोरोप्रीन। द डिफरेंस इज इतना, केवल इतना डिफरेंस है कि जहां पर मिथाइल ग्रुप था वहां पर अब क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। इधर मिथाइल ग्रुप था आइसोप्रीन में, इधर अब क्लोरीन ग्रुप है, बस डिफरेंस इतना है। इसका अगर आप पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जैसा पॉलीवरीन का था, सॉरी पॉलीप्रीन का था, उसी तरह जो है वो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट, कार्बन के साथ जुड़ा है H एंड H, इसके साथ एक ही होगा, एंड n टाइम्स अगर जुड़ जाएगा सो यू विल हैव दी पॉलीप्रीन, ठीक है। आप इसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोल सकते हैं या पॉलीप्रीन भी बोल सकते हैं। नियोप्रीन, एक्चुअली नियोप्रीन इज द नेम ऑफ रबर, ठीक है, एंड polychloroprene is the polymer thus formed. In case of natural rubber, isoprene is the name of natural rubber and polyisoprene is the name of the isoprene is the chemical compound present in the latex of that is obtained naturally from the tropical rubber tree, and polyisoprene is the क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर दस फॉर्म्ड या नेचुरल रबर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, आइसोप्रीन से पॉलीप्रीन और नियोप्रीन किससे फॉर्म होता है, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से, दैट मींस पॉलीक्लोरोप्रीन इज नियोप्रीन, ठीक है। और ये इसकी केमिकल
कॉम्बिनेशन। तो आप इसका अगर नोमेनक्लेचर करने चलेंगे तो इट इज 2 क्लोरो, 2 मिथाइल की जगह 2 क्लोरो आ जाएगा, 2 क्लोरो 1,3 डाइब्यूटाइन। ठीक है। सिमिलरली थाइकोल, थाइकोल एक और जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, जो कि अब तो थाइकॉल के नाम से जो है वो एक बहुत बड़ी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डेवलप हो गई है। अदरवाइज थाइकॉल जो है वो शुरुआत में क्या था, एक सिंथेटिक पॉलीमर था, ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। ध्यान रखना है आपको इन दो केमिकल्स का नाम, इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। थाइकॉल इज केमिकली रेजिस्टेंट एंड हेंस यूज्ड टैंक लाइनिंग, खास तौर पे मिलिट्री ग्रेड के जो व्हीकल्स होते हैं, बहुत ही ठंडे इलाके में बर्फ को हटाने के लिए जो व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या टैंक्स के अंदर लाइनिंग्स जो क्रिएट की जाती हैं, है ना, इंजन के अंदर जो लाइनिंग्स क्रिएट की जाती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है थाइकॉल का। क्यों? क्योंकि ये केमिकली रेजिस्टेंट है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, राइट। सो ऐसे व्हीकल्स जो कि बहुत मडी पानी वाले एरिया में रहते हैं, वहाँ उनके आउटर सरफेस या उनके बॉटम में लाइनिंग करने के लिए, और जो इंजन्स होती हैं उनके इंटीरियर में लाइनिंग करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा जो पानी के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उसके अंदर लाइनिंग करने के लिए थाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब रबर जो है हाईली इलास्टिक है। ठीक है, अगर रबर का ये पीस है और इसको स्ट्रेच किया जाए और ये अगर इस तरह स्ट्रेच हो गया, सो यानी कि इसकी भी एक लिमिट होगी जिसके बाद ये टूट जाएगा। ठीक है, तो रबर के पास जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रहे और रबर हार्ड भी हो। ठीक है ना, क्योंकि रबर अगर इलास्टिक है उसको अगर आप स्ट्रेच करेंगे एक पॉइंट के बाद वो टूट सकता है। तो रबर के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रहे और वो हार्ड भी हो, कि वो स्ट्रेच भी हो और टूटे भी ना, ऐसा हम कैसे कर पाएंगे रबर के साथ? द प्रोसीजर इज नोन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अगर आप रबर को वल्कनाइज कर देते हैं तो रबर के पास वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आ जाती है जिससे वो स्ट्रेच भी हो जाता है और टूटता भी नहीं है। या आप उल्टा बोल सकते हैं कि वो बहुत कम स्ट्रेच होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड हो चुका है अब। ठीक है, नेवरदलेस उसके पास इलास्टिक जो है वो प्रॉपर्टीज मौजूद है। ठीक है, vulcanization is a chemical process for converting natural rubber or related polymers into more durable materials by heating them with sulfur or other equivalent curative or accelerator। ठीक है, majoritarily with sulfur। तो अगर आप नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, वो उतना इलास्टिक नहीं रहेगा या वो स्ट्रेच करने पर टूटेगा नहीं। This process gives strength and elasticity to natural rubber. It is used for manufacturing rubber bands. तो rubber bands are normally made of vulcanized rubber। उसके अलावा कार के टायर्स रबर के बने हुए हैं, लेकिन आपने कभी कार के टायर को जो है वो आप मतलब 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, बहुत टाइम से आप गाड़ी चला रहे हैं, तो टायर जो है वो गर्म हो जाना चाहिए और रबर को पिघल जाना चाहिए था, लेकिन रबर पिघला क्यों नहीं? ड्यू टू दी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइज किया गया था उस रबर को। वो टायर का जो रबर है वो वल्कनाइज्ड है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर्स को, विथस्टैंड कर सकता है बहुत लंबे समय तक। अगर उसके ऊपर फोर्सेस लगते रहे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी जो है वो जनरेट करने के लिए रबर के अंदर वल्कनाइजेशन प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिंपली रबर को सल्फर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। सोप्स और डिटर्जेंट्स भी कार्बन बेस्ड ही क्या है? कंपाउंड या कार्बन बेस्ड जो है वो केमिकल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं सोप्स क्या है। सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बन के 4 हाथ हैं, अगर ये 2 हाथ मिला ले एक ऑक्सीजन से, एक हाथ मिला ले हाइड्रोजन से, और एक हाथ मिलाए ऑक्सीजन से और बदले में ऑक्सीजन एक हाथ मिलाए हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, उसके पास क्या बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। ठीक है, तो
कार्बन COOH पढ़ते हैं इसको, COOH दी कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यहां पर एक और हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ जाए, R से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोकार्बन की चेंज को, सो RCOOH दी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें R जो है वो 1 2 3 यानी कि RN हो सकता है। ठीक है, N का मतलब क्या होगा कि N नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, मतलब एक ऐसी चेन जिसमें N नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जुड़े हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, दैट मीन्स दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, राइट। दिस इज इथेन। तो इथेन अगर एक हाइड्रोकार्बन है, आई कैन राइट इट एज R। बट मान लीजिए इथेन के इस H की जगह एक मैं कार्बन जोड़ दूं यहां पर, और ये कार्बन एक साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हो, मतलब डबल बॉन्ड से, और दूसरी साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से। नाउ दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के एक साइड जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोकार्बन की चेन। ठीक है, और एक साइड जुड़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि सोप क्या होता है। तो एज द स्टेटमेंट सजेस्टेड कि सोप आर नथिंग बट सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट आपने देखा होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास आ जाता है, यानी कि एक आपको आयनिक बॉन्ड अगर बनता हुआ नजर आएगा, यू विल गेट अ सॉल्ट, है ना, आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा। तो लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन को ना इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज, एंड एवरी पॉइंट पर एक कार्बन मौजूद है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इस पॉइंट पर एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एक हाइड्रोकार्बन को, जिसको आप सिंपली R भी लिख सकते थे। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? एक साइड दो हाथ से ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, एक साइड सिंगल ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ दिस इज अ लॉन्ग, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इसमें क्या बोला, अ सॉल्ट, किस तरह का, सोडियम या और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज को। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज किस तरह का आ सकता है, सोडियम या पोटाशियम। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट, सॉल्ट बन गया ना, यहां पर इधर पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरी चेन का एंड पॉइंट जो है वो नेगेटिव है, इस पूरी चेन का, क्योंकि इस पूरी चेन में यहां कहीं भी चार्ज नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना हाइड्रोकार्बन में चार्ज नहीं होता, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अ हाइड्रोकार्बन ना, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कि सिंपल हाइड्रोकार्बन जो है वो नहीं है। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसमें आखिरी में COOH है, और वो COOH किस तरह होता है, ठीक है, राइट। और इस H की जगह यहां पर बेसिकली एक और चेन है, राइट। और इस H की जगह ऑक्सीजन ने ये H हटा दिया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया, एंड ऑक्सीजन अट्रैक्टेड पॉजिटिव आयंस लाइक पोटाशियम एंड सोडियम, और ये आपस में जुड़ गए। यहां पर अगर एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो गया, हेंस इट इज अ सॉल्ट नाउ। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है किसका, सोप का। ये एक सोप का बिल्कुल बेसिक मॉलिक्यूल है। सोप इज व्हाट, पोटाशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक या चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको आप सिंपली बिल्कुल आसान टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, राइट। इस चेन की जगह हम R लिख सकते हैं, R, ठीक है, COONA, राइट, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, या Na की जगह यहां पर K पॉजिटिव भी हो सकता था। दिस इज अ वेरी बेसिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोप। ठीक है,
बट पॉइंट यहां पर ये है कि सोप जो है वो क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है, कैसे क्लीन करता है सोप। ठीक है, आइए समझते हैं। नाउ द आयनिक एंड ऑफ सोप डिसॉल्व्स इन वाटर व्हाइल द कार्बन चेन डिसॉल्व इन ऑयल। देखिए कार्बन चेन जो है ये, या जो हाइड्रोकार्बन है, इट इज नॉन पोलर, क्योंकि इसके पास जो है वो चार्ज नहीं है। बट यहां पर जो है वो चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो पानी क्या है, पानी भी पोलर है, क्योंकि पानी के पास भी हाइड्रोनियम आयन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप कपड़े धोने लगते हैं, मान लीजिए आप जो भी कपड़े धो रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरीके का ऑयल लगा हुआ है, या आप अगर हाथ धो रहे हैं साबुन से और आपके हाथ में अगर ऑयल लगा हुआ है, यानी कि बैक्टीरियाज हैं, नॉट जस्ट ऑयल बट किसी भी तरीके का फैट, ठीक है, फैटी एसिड, किसी भी तरीके का फैटी एसिड, क्योंकि फैटी एसिड से मैं आपको बताऊंगा आगे साबुन से हाथ धोने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि फैटी एसिड से सभी सेल्स की मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है ना, वो किससे बनी होती है, फैटी एसिड से। तो जैसे ही आप साबुन से धोते हैं हाथों को या कपड़ों को, तो उससे बैक्टीरिया कैसे मरता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये वो फैटी एसिड था, सो ये फैटी एसिड जो है वो ऑयल के फॉर्म में है, दैट मींस दिस विल बी नॉन पोलर, तो ये पानी में घुल नहीं रहा होगा। ठीक है, इसलिए केवल पानी से हाथ धोने को नहीं बोला जाता, साबुन से हाथ धोते हैं आप, तब जो है वो सारे बैक्टीरियाज आपके हाथ से या वायरसेस आपके हाथ से खत्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी सेल्स, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो चाहे वो वायरस का सेल हो, मेजॉरिटी के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उनकी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड ऑफ फैटी एसिड्स, एंड फैटी एसिड्स आर एसेंशियली जो है वो क्या है, पोलर होते हैं। ठीक है, नाउ जैसे ही आप साबुन लगाते हैं, तो साबुन का जो पोलर एंड है वो तो पानी में मिक्स होने लग जाता है, लेकिन जो नॉन पोलर एंड है साबुन का, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है, वो पानी में नहीं मिक्स हो सकती, तो वो जाकर चिपकना शुरू हो जाती है इस ऑयल पार्टिकल के साथ। ठीक है, नाउ दीज ऑयल पार्टिकल्स और फैटी एसिड्स कैन बी दी आउटर मोस्ट लेयर या सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ किसकी, एक बैक्टीरिया की। ठीक है, और इनके हेड्स पर क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि आयंस है इनके हेड पर, है ना। ठीक है, सो इस तरह ये चेन्स जाकर उस ऑयल पार्टिकल से चिपक जाती है, राइट। और अब ये जो नेगेटिव साइड या आयनिक साइड है, ये इसको पानी की तरफ खींचता है, राइट, और जो नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोकार्बन वाली साइड है वो ऑयल की तरफ खींचती है। ठीक है, इस खींचातानी में ये जो ऑयल है ये डिटैच हो जाता है, ये जिस भी सरफेस पर मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर कोई बैक्टीरिया है और उसकी आउटर मोस्ट लेयर में अगर इस तरह के फैटी एसिड है, तो वो फैटी एसिड उसकी आउटर मोस्ट लेयर से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर उसकी सेल मेम्ब्रेन टूट गई तो उसका जितना भी साइटोप्लाज्म है, जो भी अंदर है, वो बिखर जाएगा। ठीक है, और अब वो बैक्टीरिया जो है वो किसी काम का नहीं रहा, खत्म हो गया वो बैक्टीरिया। दैट इज वाई बोला जाता है कि साबुन से हाथ धोया जाए। और इसी तरह जो है वो पानी में, पानी मतलब जब हम कपड़ा धोते हैं या कपड़े धोते हैं, तो जो डर्ट है या जो ऑयल है, उसके साथ जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो वर्ड यहां पर इस्तेमाल होंगे, देखिएगा। ठीक है, द सोप मिसल molecules thus form structure called micelle, where one end of molecule is towards the oil droplet and the ionic end faces outside। तो हाइड्रोफोबिक यानी जो पानी से डर रहा है ना, जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो मतलब चेन है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, वो जुड़ गई ऑयल के साथ, और जो पोलर एंड है वो जुड़ गया पानी, वो पानी की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, आपके कपड़े से वो ऑयल जो है वो बाहर को निकल आएगा। ठीक है, ऑयल बाहर को निकल आया और फिर आपने पानी से उसे धोया, तो आपके हाथ से या आपके कपड़ों से वो डस्ट जो है वो निकल गई, और इस तरह सोप जो है वो काम करता है। ठीक है, सोप इस तरह एक्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि द आयनिक एंड ऑफ सोप डिसॉल्व इन वाटर, आयनिक एंड इज द हाइड्रोफिलिक एंड in water, by carbon chain dissolve in oil and carbon chain is the hydrophobic end।
जिसको पानी से डर लगता है, ठीक है, वो जुड़ता नहीं है पानी में। एंड ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज नोन एज मिसल, इसको मिसल कहा जाता है। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, द सोप मिसल thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean. But the problem with soap is that they cannot be used efficiently in hard water, hence another class of compounds called detergents are used। ठीक है, अब ये जो सोप है ना वो सॉफ्ट वाटर पर काम करेगा। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मौजूद होंगे कार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर मौजूद है पानी में तो आप उसे हार्ड वाटर बोलेंगे। और हार्ड वाटर यानी कि कई बार आपने देखा होगा आप कपड़े धो रहे हैं, आप जो है वो साबुन लगाते जा रहे हैं लेकिन झाग नहीं बन रहा। ठीक है, वो झाग इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वाटर हार्ड है। वाटर के हार्ड होने की वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो एंड्स हैं इनको काम नहीं करने दे रहे अपना, हेंस लेदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हेंस क्लीनिंग नहीं हो रही। सो इसका मतलब ये नेक्स्ट टाइम आप जब भी कपड़े धोएं या हाथ धोएं अगर झाग नहीं बन रहा है तो सफाई नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर झाग बनेगा तभी सफाई होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। मानकर चलिए अगर झाग बन रहा है तो ही वहां पर सफाई हो रही है। ठीक है, नाउ अगर हार्ड वाटर है तो सोप जो है वो काम नहीं करता, यानी सोप के यानी कि ये जो R और फिर COONA पॉजिटिव ये कैल्शियम पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव एंड है ये इस पोलर, ये जो मतलब क्या बोलते हैं पोलर साइड ऑफ सोप का जो मॉलिक्यूल है इसको ठीक से काम नहीं करने देता और मिसल जो है वो नहीं बन पाता, इससे हमारे कपड़े साफ नहीं होते। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक अनदर सेट ऑफ कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोलते हैं हम डिटर्जेंट्स। यहां पर हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। नाउ डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सल्फोनेट, ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है किसके लिए? डिटर्जेंट के लिए। वेयर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं R बेंजीन रिंग सल्फोनेट आयन, दिस इज नोन एज अ सल्फोनेट आयन जिसमें यहां पर सोडियम आकर जुड़ा होगा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर क्या है ये? दिस इज डिटर्जेंट। ठीक है, सो डिटर्जेंट के पास सल्फोनेट आयन मौजूद है। इस सल्फोनेट आयन की प्रेजेंस की वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ठीक है, और हार्ड वाटर में भी झाग बन जाता है और मिसल फॉर्मेशन हो जाता है और कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल precipitates with calcium and magnesium ions in hard water, thus they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes, right? तो शैम्पूज में डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है और ऑब्वियसली कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स तो हमारे घर में डिफरेंट ब्रांड्स के मौजूद होते ही हैं। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है डिटर्जेंट का, आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपको सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंट पता होना चाहिए। सोप के केस में क्या है? सोडियम एंड पोटाशियम, क्या है ये? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहां पर क्या है? सोडियम डिटर्जेंट क्या है? इट इज अ सल्फोनेट, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज अ सल्फोनेट सॉल्ट, ये एक सल्फोनेट सॉल्ट है। एंड R स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन की जगह यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह जो है वो सल्फोनेट आयन ले ली है यहां पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही केसेस सोप और डिटर्जेंट्स में हमें कार्बोलिक एसिड्स देखने को मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलते हैं। दोनों ही केसेस में हमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। दोनों ही केसेस में हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा।
सोप के केस में ये सॉल्ट जो है वो सोडियम और पोटाशियम बेस्ड होगा। ठीक है, अच्छा देखिए क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं सोप और डिटर्जेंट में। दोनों ही केस में एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, दोनों ही केसेस में क्या है, आपको सॉल्ट बनता हुआ नजर आएगा। और सोप के केसेस में ये सॉल्ट जो है वो सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट होगा, किसके साथ, दी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इन केस ऑफ डिटर्जेंट इट विल बी एन अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट विद दी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही लॉन्ग चेन होंगे और दोनों ही उसी तरह एक्ट करेंगे, मिसल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दोनों में ही एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक एंड रहेगा। हाइड्रोफोबिक एंड मिसल से जुड़ जा सॉरी हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो जुड़ जाएगा ऑयल के साथ, और हाइड्रोफिलिक एंड यानी कि जो आयनिक एंड है वो पानी की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो इसको फिर पुल करेगा पानी की तरफ, जिससे ऑयल जो है वो कपड़े या हाथ से निकलकर बाहर आ जाएगा और आपका कपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आप डिटर्जेंट से भी हाथ धो सकते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट भी सेम सोप की तरह काम करेगा, रादर बेटर काम करेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के ऊपर काम कर जाते हैं, यानी कि इसकी वजह से मतलब हार्ड वाटर पर भी लेदरिंग यानी कि झाग बनाने में कामयाब रहते हैं डिटर्जेंट्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए केवल इतना ही। यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री के सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर खत्म होते हैं, इसके बाद हमारी फिजिक्स की क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, केमिस्ट्री का एक सेशन जो बचा है वो मैं लाइव लेकर आऊंगा, ताकि कुछ डिस्कशंस जो हैं वो आपके साथ में कर सकूं, केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स वगैरह आपके क्लियर कर सकूं। राइट, नेवरदलेस आप लोगों को ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है। ज्योग्राफी आप एज स्पेशल क्लासेस में मैं लाइव कंडक्ट करूंगा। राइट, और हिस्ट्री ऑप्शनल के वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में शुरू करूंगा। सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस के साथ जरूर जुड़ें। राइट, 10% डिस्काउंट के लिए डेफिनेटली कोड यूज करेंगे मेरा, चौहान सर हिस्ट्री। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।